हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी सेल होती हैं, उसमें उनके एग्जाम्पल क्या है, कैसे उनका वर्किंग हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली सेल जो होती है वो प्रोकारियोटिक जिसे बोलते हैं, और दूसरी सेल जो होती है उसे यूकारियोटिक कहते हैं। प्रोकारियोटिक का जो एग्जाम्पल है जैसे आर्की बैक्टीरिया, और यूकारियोटिक के जो एग्जाम्पल हैं जैसे प्लांट हो गए, ह्यूमन हो गए, एटीसी। प्रोकारियोटिक को दो भाग में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया में और दूसरा है यू बैक्टीरिया में। हम यहाँ जानेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है। तो यू बैक्टीरिया, यू मीन्स यहाँ होता है ट्रू, यानी वो बैक्टीरिया जो अभी सभी देखते हैं यानी पहचानते हैं, जिनके बारे में हम कॉमन सी बात है कि स्टडी करते रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। एंशिएंट बैक्टीरिया यानी ये बहुत ही प्राचीन है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये वो जो है कुछ यूकारियोटिक से भी मिलती जुलती हैं और बैक्टीरिया और यूकारियोटिक से कुछ बहुत भिन्न भी है। यानी इसमें जो है स्पेशल फीचर है, यानी इसका जो बैक्टीरिया है इसको अलग ग्रुप में डिवाइड करके रख दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो आखिर कौन सा सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया यहाँ हमारी स्टडी में आया, वो किसकी खोज के द्वारा आया, इसके कौन कौन से फीचर हैं, ये ऐसे कौन से इसके गुण हैं जो इसको बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से इसको अलग करते हैं। आर्की बैक्टीरिया में जो एक बैक्टीरिया था जिसे हम बोलेंगे मिथेनोकोकस जनांस्की, इसको हम मिथेनोकोकस जनांस्की बोलेंगे। ये जो बैक्टीरिया था इसके जो फीचर थे यानी जी इसके जो कैरेक्टर थे उसकी तुलना यानी उसका उसका जो कंपैरिजन था वैज्ञानिकों ने यू बैक्टीरिया से, यानी ये सीधा बोलने की बैक्टीरिया से, और यूकारियोट से करवाया। अब कैसे करवाया होगा, जाहिर सी बात है कि जब हम लोगों का मान लीजिए हम लोगों की भिन्नता है कि 4 लोग खड़े हैं, इनमें कुछ ऐसी चीजें बताओ कि यानी सब में से अलग हो, तो विज्ञान की नज़र में हम सबसे पहले उनका डीएनए चेक करेंगे, उनके डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको चेक करेंगे और फिर तब पहचानेंगे कि इसका डीएनए डिफरेंट है, इसका डीएनए डिफरेंट है और दूसरे वाले का अलग है। ठीक उसी प्रकार मिथेनोकोकस जो जनांस्की था इसका भी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था यानी जेनेटिक मटेरियल था उसका कंपैरिजन बैक्टीरिया और यूकारियोट से करवाया गया। न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड को हम लोगों ने मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा जिसे डीएनए वगैरह में। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो 3 फैक्टर मिलके होते हैं, एक फॉस्फेट होता है, एक शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो उसी सीक्वेंस को हमने मिथेनोकोकस जनांस्की में पहचाना, उसका बैक्टीरिया से यूकारियोट से कंपैरिजन करवाया, तुलना करवाया और उसमें कुछ ऐसी भिन्नताएं पाई गई जिसे मिथेनोकोकस जनांस्की बैक्टीरिया से अलग पाया जा रहा था और यूकारियोट से अलग पाया जा रहा था। इसको आगे देखेंगे और देख लीजिए आगे।
हमने देखा कि मिथाइनोकोकस जनांस्की जो आर्किया है उसका कंपैरिजन करवाया बैक्टीरिया और यूकार्योट से, और उसमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई गई। तो जो क्लासिफिकेशन था न्यू लाइफ का सेल्स के अपॉन पर, तो उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक था आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, और तीसरा यूकार्या। यूकार्या मतलब कोई यूकार्योट, यूकार्या ही नहीं बोलते हैं। ये 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, कंपैरिजन करवाया गया न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में, ये क्लासिफिकेशन आया। 1996 में 1996 में ये जो क्लासिफिकेशन था ये एक्सेप्ट हुआ, ये एक्सेप्ट हुआ। अब हम जानेंगे कि ये जो आर्किया है, मिथाइनोकोकस जनांस्की जो आर्किया है, ये आखिर साइंस में आया कैसे, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, कब की, इसके बारे में जानेंगे। तो आर्किया जो है जनांस्की, तो एक वैज्ञानिक रहे हैं होल्गर जनांस्की। होल्गर जनांस्की वैज्ञानिक थे। तो ये पैसिफिक ओशियन जो है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोल सकते हैं कि छलांग लगाई या डुबकी लगाई, यानी इनको बहुत ही शौक था तैराकी का। तो ये उस पैसिफिक ओशियन में नीचे 3 किलोमीटर सरफेस पर गए और वहां पाया कि एक बैक्टीरिया है जिसको उन्होंने नाम दिया था, बाद में इनके नाम पर ही इनका बैक्टीरिया का नाम पड़ा था मिथाइनोकोकस जनांस्की। ये जो आर्किया है ये वहां पैसिफिक ओशियन में 3 किलोमीटर सरफेस पर पाया गया था। तो इन्होंने इस आर्किया को बाहर लाए, बाहर लाने के बाद इसकी जांच पड़ताल की, यानी इसके इसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनकी जांच पहचान की, और उन्होंने पाया कि ये जो आर्किया है इसके जो जीन है उनमें 56% जो जीन है वो विज्ञान में के क्षेत्र में जो थे बिल्कुल नए थे। यानी बाकी बैक्टीरिया जितने थे उनके जीन और आर्की बैक्टीरिया के जितने जीन में 56 जीन जो थे आर्किया के वो काफी नए थे। और इसका दूसरा जो गुण था वो ये था कि ये जो जहां रह रहा था, यानी वहां का जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 49 से 95 डिग्री तक था। 49 से 95 डिग्री तक एग्जिस्ट कर रहा था, यानी इतने भारी भरकम टेम्परेचर में बोल सकते हैं कि वो आर्की बैक्टीरिया वहां पाया जा रहा था। और तीसरा फीचर ये जो था कि वहां सरवाइव कर सकता है जो सी लेवल सी वाटर है। सी वाटर साल्ट होता है, यानी हम जानते हैं कि यहाँ पे खारा पानी होता है। तो इस सी वाटर के 10 गुना ज्यादा, यानी जो सॉल्टियर वाटर में रह सकता है, 10 टाइम्स सॉल्टियर वाटर में ये सरवाइव कर सकता है। और जो चौथा इसका गुण था, इसका हैबिटेट यानी इसका निवास जो था, वहां का जो दाब था, दाबमान प्रेशर जो हम नापते हैं वो लगभग 200 एटीएम था। और ह्यूमन का क्या होता है, 1 एटीएम होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो एटीएम बढ़ने लगता है, लेकिन सामान्यतः जो जहां पर हम लोगों को ऑक्सीजन 21% रिसीव होती है वो ऑलमोस्ट 1 एटीएम होता है। लेकिन आर्किया का जो हैबिटेट का एटीएम था वो 200 एटीएम था, यानी इसके ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे जहां पर आर्किया सरवाइव कर रहा था। देख लीजिए।
उसके बाद जो अगला इसका आर्किया का फीचर था, ये था कि इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाता है। उसके बाद इसके जो कुछ फीचर्स थे जो यूकारियोट से और प्रोटोजोआ से मैच खाती, यानी सिमिलर, फ्यू सिमिलर, यानी कुछ बहुत सिमिलरिटी रखते हैं। ये हमने पढ़ा प्रोकारियोटिक के बारे में। प्रोकारियोटिक में जिनमें हमने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। आर्की बैक्टीरिया आखिर साइंस के एग्जिस्ट में आया कैसे, किसने खोज की, तो आर्की बैक्टीरिया आप जानते हैं कि होल्गर जनांस्की के नाम पे आया था, मिथाइनोकोकस जनांस्की आर्किया। इसको 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया, जिसके बारे में हमने जाना कि आखिर कौन कौन से उसके फीचर्स हैं, कौन सी सिमिलरिटीज उसके बाकी बैक्टीरिया और यूकारियोट से उसको अलग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे यूकारियोट्स के बारे में। शुरुआत में जब माइक्रोस्कोप की खोज ही नहीं हुई थी, तब शुरुआत में जो साइटोलॉजिस्ट मीन्स जो सेल का अध्ययन करते हैं, सेल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं। तो जो साइटोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा यूकारियोट्स में न्यूक्लियस पाया और दूसरा था न्यूक्लियोप्लाज्म। तो विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी उन्होंने माइक्रोस्कोप में अभी इसका स्टडी नहीं की थी, बस ये बोले कि प्लांट्स जो होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उनकी सेल में ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। कोई आगे की स्टडी करने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। जब माइक्रोस्कोप आया, विद माइक्रोस्कोप को यूज किया। जब माइक्रोस्कोप का यूज करके उन्होंने न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म का स्टडी किया, यानी डीप स्टडी किया। जब डीप स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इनमें तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं। शुरुआत में विदाउट माइक्रोस्कोप जब उन्होंने इसका स्टडी किया तो इसकी परिभाषा बहुत आसान थी। उन्होंने कहा कि कोई आगे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं लग रही है, माइक्रोस्कोप तब आया ही एग्जिस्ट में नहीं था। जब माइक्रोस्कोप आया, उन्होंने डीप स्टडी की और उन्होंने पाया कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं। और तब जाकर न्यूक्लियोप्लाज्म की जो परिभाषा थी वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, यानी बहुत ही कठिन हो गई स्टडी करने में। यानी इनमें छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज इस न्यूक्लियोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें एग्जिस्ट कर रहे थे, पाए जा रहे थे। तो कुछ ऑर्गेनेलीज थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, न्यूक्लियस तो था ही, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और पेरोक्सिसोम थे। उसके बाद राइबोसोम था और यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज उस साइटोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट थे। तो हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन से ऑर्गेनेलीज थे जो उसमें प्रेजेंट थे, और इनके सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे कि आखिर ये कैसे बने हैं, इनका काम क्या है, और इनके जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं कि छोटा सा स्ट्रक्चर शुरुआत में कि आखिर कैसे ये कहाँ कैसे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम केवल प्लांट के सेल के बारे में स्टडी करेंगे, यानी एक रफ कॉपी की समझ लीजिए कि रफ स्ट्रक्चर है, बस उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर कैसे ये दिखते हैं। बाकी हम बाद में इसके बारे में फुल स्टडी करेंगे। तो प्लांट सेल के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या था? सबसे पहली लेयर जो प्लांट सेल में थी, वी ऑल नो व्हाट वी कैन से दिस इज प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। ये क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो पार्ट कवर हो रहा है यानी ये सब, इसे हम सेल वॉल बोलेंगे। यानी फर्स्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेकेंड लेयर सेल वॉल। फिर हमने शुरुआत में स्टडी किया कि इसमें न्यूक्लियस था, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ये न्यूक्लियस है जिसमें एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। इसकी जो बाहरी लेयर है इसको हम न्यूक्लियर इनवेलप बोलेंगे। न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसमें जो छोटे छोटे पोर यानी स्पेस दिखाई दे रहे हैं इसे न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और ये इसमें जो भरा हुआ है साइटोप्लाज्म वगैरह, यानी इसी के अंदर हम देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल अगेन एक बड़ा सा वोक्यूल हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। और इस न्यूक्लियर इनवेलप से जुड़ा हुआ हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ या सिंपल भी बोल दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्लोरोप्लास्ट मिल जाता है। क्लोरोप्लास्ट, वी ऑल नो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। यही आसपास राइबोसोम मिल जाएंगे। ये कुछ रफ स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम प्लांट सेल के बारे में कितने ऑर्गेनेलीज है वो स्टडी करेंगे आगे। और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो यहाँ पे शो नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे।